बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सांस की एलर्जी या दमे की बीमारी, ये बीमारी जेनेटिकली भी पाई जाती है, यानी अगर किसी फैमिली में वालिदैन को हो तो बच्चों को होने का ख़तरा होता है। इस बीमारी की वजह इम्यून सिस्टम का एक्टिवेट हो जाना है कि आपका अपना ही इम्यून सिस्टम किसी एलर्जेंस के ख़िलाफ़ ज़्यादा रिएक्ट करता है, जिस वजह से सांस की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा रेशा पैदा होना शुरू हो जाता है, और यही वजह दमे की अलामात की होती हैं। दमे की बीमारी या सांस की एलर्जी होने के कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। अगर ये कुछ मरीज़ों में पाए जाएं तो उनमें ये बीमारी होने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। इनमें जेनेटिक्स पहले नंबर पे आता है। इसके अलावा इंडोर आउटडोर पोल्यूशंस, स्मोकिंग, एक्टिव हो या पैसिव, बार बार छाती का ख़राब होना, इन्फेक्शन होना, वो भी छाती की नालियों को कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से उसमें दमे की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा मोटापा एक ऐसी चीज़ है जिसमें चूँकि वज़न ज़्यादा होता है पेशेंट्स का, तो सांस बाहर निकालने में मुश्किल पेश आती है, और ऐसे मरीज़ों में भी दमा होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। वो मरीज़ जिनको एलर्जिक राइनाइटिस यानी नाक की एलर्जी होती है, उनमें भी दमा होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए एलर्जिक राइनाइटिस की अलामात और बीमारी को कंट्रोल करना निहायत ज़रूरी है। दमा या सांस की एलर्जी के मरीज़ मौसम सरमा और मौसम बहार में बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। इनकी अलामात में मुसलसल खांसी का रहना, बलगम का बहुत ज़्यादा पैदा होना, सांस की तकलीफ़ का होना, छाती से आवाज़ें आना और छाती का जकड़ाव शामिल है। दमे के मर्ज़ की तशख़ीस अमूमन उस टाइम की जा सकती है जब इसका एक्यूट अटैक हो। अगर दमे की बीमारी कंट्रोल हो तो उसकी तशख़ीस करना बहुत मुश्किल होता है। इसके एक्यूट अटैक के दौरान दमे के मरीज़ की सांस बहुत तेज़ होती है, उसकी छाती से आवाज़ें आती हैं। इसके अलावा उसकी छाती में वीज़ सुनाई देती है। अमूमन दमे के तशख़ीस के लिए कोई टेस्ट करवाना लाजमी नहीं होता। अगर एक्सरेज करवाए जाएं तो वो बिल्कुल साफ़ आते हैं। इसके अलावा स्पायरोमीट्री का एक टेस्ट होता है, लेकिन ये भी टेस्ट उस टाइम हमें रिज़ल्ट देता है जब मरीज़ को बहुत ज़्यादा अलामात होती है, और अलामात के दरमियान में यानी कि जब मरीज़ बिल्कुल ठीक होता है उस टाइम ये टेस्ट भी अमूमन हमें कोई रिज़ल्ट नहीं देता। इसलिए दमा या सांस की एलर्जी की तशख़ीस अमूमन आपके ट्रीटिंग फिजिशियन आपकी हिस्ट्री से ही कर पाते हैं। दमा या सांस की एलर्जी के इलाज में 3 स्टेप्स होते हैं। एक्यूट अटैक की सूरत में इलाज। एक्यूट अटैक की सूरत में मरीज़ को खुद पता चल जाता है कि उसकी सांस तेज़ हो रही है, उसको सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। इसके अलावा उसको बहुत ज़्यादा खांसी और बलगम पैदा होना शुरू हो जाता है। इस सूरत में कुछ दवाइयाँ जो आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो रेस्क्यू मेडिकेशन कहलाती हैं। अमूमन दमे के मरीज़ों को इन्हेलर्स तजवीज़ किए जाते हैं। इसमें वेंटोलिन या सेल्बो इन्हेलर वो दवाई है जो एक्यूट अटैक के दौरान बहुत अच्छा काम करती है कि आप दिन में इसको 4 से 6 मरतबा 2 पफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक्यूट अटैक के दौरान सिर्फ सैल्ब्यूटामोल से आराम ना आए तो फिर अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। दमे के इलाज का दूसरा स्टेप वो दवाइयाँ होती हैं जो आपको एक्यूट अटैक से बचाती हैं, मतलब वो दवाइयाँ जो आपको उस टाइम भी इस्तेमाल करनी चाहिए जब आप बिल्कुल ठीक हों और आपको कोई अलामात ना हो। असल में ये दवाइयाँ आपके सांस की नाली की सूजन और उसमें पैदा होने वाले बलगम को ख़त्म करती हैं। इनमें अमूमी तौर पे इन्हेलर्स या रेबुलाइज़र्स तजवीज़ किए जाते हैं, जिनका मुसलसल इस्तेमाल ही फ़ायदेमंद होता है। अगर इन रेबुलाइज़र्स या इन्हेलर्स को कभी कभार इस्तेमाल किया जाए तो वो नताइज नहीं दे पाते। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ जिसमें बहुत आम दवाई मॉन्टिलोकास्ट है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ये दवाई भी एक्यूट अटैक होने से बचाएगी। रेबुलाइज़र्स या इन्हेलर्स के बारे में बहुत से मरीज़ों या आम लोगों में बहुत खदशात पाए जाते हैं। सबसे बड़ा ख़तरा इसकी एडिक्शन या इन्हेलर का आदी हो जाना है। इसके बारे में मैं बताता चलूँ कि इन्हेलर्स में बिल्कुल वही दवाइयाँ होती हैं जो अमूमी तौर पे एक्यूट अटैक में मरीज़ को खाने के लिए दी जाती हैं। तो इन्हेलर का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है कि दवाई बराह रास्त आपके सांस की नाली में चली जाती है और वहाँ पे असरअंदाज होती है,
اور اگر ان کا استعمال پراپر طریقے سے کیا جائے تو کھانے کی دوائیوں کی نوبت نہیں آتی۔ اس کے علاوہ جو مریض دمہ یا سانس کی الرجی کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سال میں ایک دفعہ فلو ویکسین ضرور لگوائیں، اور نمونیا سے بچاؤ کی ویکسین 5 سال میں ایک دفعہ ضرور لگوانی چاہیے۔ اب آتے ہیں اس کے پریونشن کی طرف۔ جو مریض دمہ یا سانس کی الرجی کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایکٹیو یا پیسو اسموکنگ سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ براہ راست ان کے لنگس کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسٹ، اسموک اور پولن سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے ایسے مریضوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ ایسے مریض جن کو دمے کی بیماری ہے وہ اپنے گھر میں کارپیٹ بچھانے سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ اسٹف ٹوائز نہ رکھیں کیونکہ اس میں بھی ڈسٹ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ پلو کیسز جو فیبرکس کے بنے ہوں یا ایسی بیڈ شیٹس جو فیبرکس کی ہوں ان کو استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ بعض لوگوں کو پرفیوم سے بھی الرجی ہوتی ہے، تو لہٰذا دمے کے مریض جن کو پرفیوم سے مسئلہ ہو اس کا استعمال سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ الرجی کے مریضوں کے لیے گھر کے اندر پیٹس یعنی گھریلو بلیوں یا کسی اور جانور کا رکھنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے جانوروں کے فر میں بہت سے الرجنز پائے جاتے ہیں جو ان میں مسلسل الرجی پیدا کریں گے اور ان کی بیماری کسی لحاظ سے کنٹرول نہیں ہو پائے گی۔ ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ ذرا اپنی ہسٹری پہ نظر دہرائیں اور یہ سوچیں کہ ان کو کس موسم میں علامات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو عموماً سردیوں میں یا موسم بہار میں ان کے علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اپنی ہسٹری کے مطابق اگر وہ علامات مارچ میں زیادہ ہوتی ہیں تو میں مشورہ دوں گا کہ اپنی ریگولر دوائیاں جو ریولائزرز یا انہیلرز اور مونٹیلوکاسٹ ہے ان کا استعمال شروع کر دیں۔ دمے کے مریضوں کو چاہیے کہ اپنا وزن کم رکھیں، گرم پانی کا استعمال زیادہ کریں اور اپنی امیونٹی کو بہتر بنائیں۔ اس بارے میں اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو سامنے دیے کے نمبر پہ یا سوشل میڈیا کے تھرو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔